पांचवा मंत्र। यत्र सुप्तो न कंचन कामः काम्यते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत् सुषुप्तम। सुषुप्त स्थान एकीभूतः प्रज्ञान घन एवानंदमयो हयानंद भुक्चेतोमुख प्राज्ञ श्रुतिय पाद। इस स्थान में सोया वह किसी भोग की इच्छा नहीं करता और ना ही कोई स्वप्न देखता है। उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वह सुषुप्ति जिसका स्थान है तथा जो एकीभूत पंचभूत विलय होकर एक भूत हो जाता है। प्रज्ञान घन जागृत और स्वप्न अवस्था का अज्ञान, आनंद में विश्राम की अवस्था, सुख दुख का अभाव, आनंद का भोक्ता और चेतन मुक्त सीधे स्वयं ही ग्रहण करता है बिना किसी करण के। वहाँ ज्ञानी स्वयं ही ज्ञान का विषय होता है और कुछ नहीं। वो प्राज्ञ ही तीसरा पाद है। अब जैसा कि कुछ लोग कहते हैं कि सुषुप्ति अवस्था में भी हम जागे रहते हैं, नहीं तो हमें कैसे ज्ञात होता है कि वहाँ कुछ नहीं था। इस प्रकार हम वहाँ इस संसार और स्वप्न संसार के अभाव के अनुभव करता होते हैं, जबकि वास्तविक बात ये नहीं है। नहीं तो हम सोचे कि जब हम जागे रहते हैं तो हमें बाकी की दोनों अवस्थाओं की याद बनी रहती है, परंतु स्वप्न अवस्था में या सुषुप्ति अवस्था में इस जागृत संसार की कोई स्मृति बनी नहीं रहती। यदि इन दोनों अवस्थाओं में भी हमारी चेतना 100% चेतनित होती है तो हमें प्रत्येक अवस्था में बाकी की दोनों अवस्थाओं का ज्ञान भी बना रहता कि नहीं। लेकिन हम सब अनुभवों से ये जानते हैं कि जागृत अवस्था में तो हमें ये पता रहता है कि हम स्वप्न देखते हैं और यदा कदा सुषुप्ति में भी जाते हैं, परंतु स्वप्न और सुषुप्ति में हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि जागृत भी कोई हमारी अवस्था है। और ऐसा इसलिए होता है कि हम लोग विश्राम में जा सकें और विश्राम का सुख प्राप्त कर सकें, तरोताज़ा हो सकें, जागृत अवस्था में सुखी होने के लिए फिर से तैयार हो सकें। यदि हमारी चेतना का स्तर कम नहीं होगा तो हम लोग फिर विश्राम में नहीं जा सकेंगे और बिना विश्राम के सही से जीना ही असंभव हो जाएगा जागृत अवस्था में। तो ये कहना कि हम स्वप्न और सुषुप्ति में भी जागृत की तरह ही चेतन रहते हैं, ये सही नहीं होगा। वहाँ हमारी चेतना का स्तर जागृत अवस्था की तुलना में कम होता जाता है। यदि हम जागृत अवस्था में चेतन के स्तर का इन दूसरी अवस्थाओं में चेतन के स्तर से तुलना करें तो अधिक अच्छे से समझ सकते हैं। यदि हम जागृत अवस्था में चेतना का स्तर 100% माने तो स्वप्न अवस्था में चेतना का स्तर लगभग 30% ही होगा और सुषुप्ति अवस्था में केवल 5% ही होगा। 5% चेतना का स्तर बहुत ही कम होता है, इसीलिए वहाँ हम कुछ अनुभव नहीं कर पाते। वहाँ हमारा अंतःकरण बिल्कुल सुषुप्त अवस्था में रहता है, इसलिए इस अवस्था का नामकरण भी सुषुप्ति किया गया है, जिससे हम समझ सकते हैं कि वहाँ सब कुछ सुषुप्त ही रहता है। इसलिए सुषुप्ति अवस्था में हमें तभी कुछ अनुभव होता है जबकि हमें कोई बहुत सघन अनुभव हो, जैसे कि कोई हमारे शरीर को बहुत ज़ोर से हिलाए या कोई बहुत ज़ोर से हमारे पास कोई ध्वनि करे आदि। नहीं तो सामान्यतः हम पूरा विश्राम होने के बाद ही सुषुप्ति अवस्था से बाहर आते हैं। विश्राम पूरा होने तक हम अल्प चेतन ही बने रहते हैं। इस अवस्था को अचेतन के नाम से भी जाना जाता है। अचेतन का अर्थ है कि जड़, यानी कि पूरी तरह से प्राकृत। चेतना वहाँ नाम के लिए ही होती है और विश्राम पूरा हो जाने पर हम जागृत अवस्था में आ जाते हैं और यहाँ के सुखों को प्राप्त करने के लिए। अब तो ऐसी डिजिटल घड़ियाँ भी आती हैं जो कि हमें ये बता देती हैं कि सोते समय हम कितना समय स्वप्न में थे और कितना समय गहरी नींद में थे। स्वाभाविक रूप से स्वप्न अवस्था में भी हमें ये ज्ञान नहीं रहता कि हम स्वप्न अवस्था में हैं। वहाँ जो भी हम स्वप्न देखते हैं वो सारे तो स्मृति में नहीं रहते, जबकि जागृत अवस्था में स्मृति अधिक अच्छा कार्य करती है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि जागृत में चेतना का स्तर बाकी दोनों में चेतना के स्तर से अधिक होता है। चेतना के स्तर के आधार से ही हमारी स्मृति का स्तर भी तय होता है। जितना चेतना का स्तर अधिक होगा उतना ही स्मृति का या पूरे अंतःकरण का स्तर होगा। इसका प्रभाव हमारे बाह्यकरण पर भी उसी प्रकार होता है। यदि हम कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं जिससे हमारी चेतना के स्तर पर प्रभाव पड़ता है, अर्थात यदि हमारी चेतना का स्तर अधिक हो जाता है तो हमारा बाह्यकरण और अंतःकरण का स्तर भी उसी अनुपात में अधिक हो जाएगा। और यदि हमारी चेतना का स्तर कम हो जाएगा तो उससे हमारे बाह्यकरण और अंतःकरण का स्तर भी उसी अनुपात में कम हो जाएगा, वो भी जागृत अवस्था में। उदाहरण के लिए यदि बेहोश करने वाला कोई पदार्थ खा लिया जाए तो हमारा बाह्यकरण और अंतःकरण शिथिल होते जाते हैं और अधिक लेने पर पूरी तरह से शिथिल हो जाते हैं। बहुत अधिक लेने पर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात सदैव के लिए शिथिल हो जाते हैं। जैसे बीज में वृक्ष सोया हुआ है, इसका अर्थ वृक्ष सुषुप्त का हो गया है बीच में।
तो बीज वृक्ष की सुषुप्ति अवस्था हुई। इसी प्रकार चेतन भी अचेतन होकर ही विश्राम कर सकता है, और विशेष विश्राम के लिए तो उसे कुछ समय के लिए पूर्णतया ना होने की अवस्था में जाना पड़ेगा, नहीं तो चेतन यानी कि हम विश्राम में नहीं जा सकते। और जैसे ही हमारा विश्राम पूरा होता है, हम स्वप्न अवस्था या जागृत अवस्था में आ जाते हैं, अर्थात हम सक्रिय हो जाते हैं। हमारी दो ही अवस्थाएं हैं, अक्रिय और सक्रिय। अक्रिय अवस्था विश्राम के लिए होती है और सक्रिय अवस्था विभिन्न प्रकार के सुखों को प्राप्त करने के लिए होती है। अक्रिय अवस्था में केवल तुरीय अवस्था ही आती है, परंतु सक्रिय अवस्था में तीनों यानी कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएं आती हैं।